किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति और उसकी भाषा के माध्यम से होती है। हमारे देश की भाषा हिंदी, इसकी अपनी एक बहुत विस्तृत परंपरा रही है। यह वह भाषा है जिसने देश के आज़ादी के आंदोलन में इस देश की भावनात्मक एकता को कायम किया। हिंदी में इस देश की धड़कन हमको सुनाई देती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तब से लेकर के नियमित रूप से देश में हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस के आयोजन किए जाते रहे। ये वो अवसर हैं जिन पर हम हिंदी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां और संभावनाओं पर किसी न किसी रूप में विचार विमर्श करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम बात सु बात में हम हिंदी भाषा की इसी परिस्थितियों पर, समकालीन स्थितियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, जो वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक और समीक्षक हैं, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनिल जैन, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अनिल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। हिंदी की अपनी एक बहुत विस्तृत परंपरा रही है, तो थोड़ा सा हमें ये बताएं, आपकी वो जो पूरी परंपरा हिंदी की है, कभी इसे हिंदुस्तानी भी कहा गया, कभी इसे खड़ी बोली के रूप में कहा गया। हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं, तो सम्मिलित रूप से, समग्र रूप से यदि हम हिंदी की इस पूरी परंपरा को देखें तो आप किस तरह से उस पूरी परंपरा को व्याख्यायित करेंगे? हिंदी का जो अतीत है, इतिहास है, वो लगभग 1000 वर्ष पहले तक जाता है। वहाँ हमें हिंदी की बोलियों में, मैथिली में, राजस्थानी में, खड़ी बोली में रचनाएं मिलती हैं। बड़े कवि के रूप में चंद्रवरदाई मिलते हैं, अमीर खुसरो मिलते हैं, विद्यापति मिलते हैं, और फिर मध्यकाल में भक्ति की कविता के माध्यम से जहाँ अवधी है, ब्रज है, राजस्थानी है, बुंदेली है, इनमें बड़े कवियों के रूप में सूर, तुलसी, जायसी, कबीर, और आगे हम बढ़ते हैं तो बिहारी, ऐसे रचनाकार मिलते हैं। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमारा आशय हिंदी की उन तमाम बोलियों से होता है जिनके अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये संभव है कि एक दौर में एक बोली केंद्र में रहती है, दूसरे दौर में किन्हीं दूसरे कारणों से दूसरी बोली केंद्र में आ जाती है, और इससे ये भी तय होता है कि उन बोलियों से शक्ति प्राप्त कर हिंदी क्रमशः समृद्ध होते चलती है। बोलियों का शब्द भंडार उसे व्यापकता देता है, बोलियों का शब्द भंडार उसे अधिक लोगों तक फैलने का अवसर देता है, और इस तरह अधिकतम संदर्भों में, अधिकतम स्थितियों में प्रयोग की क्षमता भी देता है। बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि इस बड़े क्षेत्र में लोक द्वारा प्रयुक्त होने के कारण 1000 वर्ष में हिंदी वह शक्ति अर्जित करती है जिससे इस बड़े भूभाग को अभिव्यक्ति देने की वह एक क्षमता अर्जित करती है, और इस क्षमता का सीधा संबंध इस देश के निवासियों की संस्कृति को अभिव्यक्ति देने से है, उनकी महत्वाकांक्षा को अभिव्यक्ति देने से है, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को अभिव्यक्ति देने से है। अग्रवाल साहब, जैसा अनिल ने कहा कि हिंदी की अपनी लगभग 1000 साल की बहुत बड़ी परंपरा है, और इस 1000 साल में हिंदी ने इस देश के आम आदमी की वाणी को अभिव्यक्ति बहुत सार्थक ढंग से दी है। आज के दौर में हम जब बात करते हैं, जब तकनीक का इतना अधिक विकास हुआ, हिंदी अपनी नई शैली, नए रूप में, किसी रूप में आगे बढ़ी, ज्ञान विज्ञान की अधुनातन शाखाएं जो हैं वो विकसित होने लगी। तो विशेषकर जो तकनीक के दौर में, चूँकि आप यूँ तो साहित्य के विद्यार्थी रहे, लेकिन तकनीक से भी आपका बहुत जुड़ाव रहा है। देश के दूसरे विदेशों में भी आपने यात्राएं की है, वहाँ भी इन चीज़ों को देखा है, हिंदी को भी आपने समझा है। तो आज के दौर में जो पूरी परंपरा जो अनिल ने अभी जिस तरह से बताई, तो आज के दौर में उस तकनीक का जो प्रभाव पड़ा है, उसमें हिंदी की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में अनिल जी ने जो हिंदी के विकास की पूरी परंपरा इतने कम शब्दों में हमारे सामने रखी, उसी की अगली कड़ी के रूप में हम आज के संदर्भों में हिंदी के विकास की बात करना चाहते हैं। हम सब लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि आज का समय सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना आज के जीवन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आपको भी वो बात स्मरण होगी कि जब कंप्यूटर हमारे देश में शुरू में चलन में आया, तो लोगों के मन में एक भाव ये था कि कंप्यूटर की भाषा तो अंग्रेजी है, जबकि ये तो एक मिथ्या धारणा थी। कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा होती ही नहीं है, भाषा जो होती है वो सॉफ्टवेयर की होती है। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ इन चीज़ों का, आप ये पाएंगे कि कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर हिंदी में निर्मित होने लगे,
उसके पीछे बाजार की बड़ी भूमिका थी। लेकिन आज तकनीक में हिंदी का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है कि हमें लगता है कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हिंदी का प्रयोग संभव न हो। और तकनीक के पंखों पर सवार होकर हिंदी विकास के नए नए क्षितिजों तक पहुंच रही है। एक बात तो ये हो रही है जी। सारे काम जो तकनीक के माध्यम से हो रहे हैं, चाहे आप बैंक वाला काम देख लें, रेलवे वाला काम देख लें, दफ्तरों वाले काम देख लें, हमारे रोजमर्रा के काम देख लें, वो सब आज तकनीक के जीवन का माध्यम कोई से, ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां तकनीक का प्रयोग ना हो जी। और जहां उस तकनीक में हिंदी का प्रयोग ना हो। तो इस तरह आज तकनीक का सहारा पाकर या हिंदी का सहारा पाकर तकनीक हम सब लोगों के लिए सुलभ हो गई है। इससे हम सब लोगों के लिए काम करना भी आसान हो गया है। आज आप जो लिखते पढ़ते हैं वो भी तकनीक के माध्यम से लिखते पढ़ते हैं और वहाँ आप भी महसूस करते हैं कि हिंदी का प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से हो रहा है। अनिल जी, आपको क्या लगता है, जो बात अग्रवाल साहब कर रहे हैं कि तकनीक ने हिंदी को बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि आप लगभग 3.5 दशक तक हिंदी शिक्षण से जुड़े रहे और आपका बहुत व्यापक अनुभव है, तो हमारा जो पूरा शिक्षण है विशेषकर विश्वविद्यालयों में या विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, उसमें हिंदी शिक्षण के साथ इस तकनीक को कहीं जोड़ने के प्रयत्न हो पा रहे हैं, या जो विद्यार्थी जब पढ़ करके निकलता है तब फिर वो इस सारी तकनीक को किस तरह से आत्मसात करता है? जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसका देश के जो अलग अलग तरह के कार्यक्षेत्र हैं वहाँ भी इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमारी शिक्षण व्यवस्था में कहीं इसको जोड़ने का, इससे लाभ लेने का या इसमें विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का कहीं कोई प्रयत्न या योजना तैयार की? मानव जी, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अग्रवाल साहब ने भी अभी कही कि तकनीक की अपनी कोई भाषा नहीं होती, तकनीक ज़रूरत के हिसाब से उसका अनुकूलन होता है और अनुकूलन उसे विस्तृत होने का, फैलने का एक अवसर देता है। हम जब तक प्रयुक्त नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन में संकोच रहेगा, तब तक तकनीक के अनुकूलन की संभावनाएं सीमित रहेंगी। जैसे ही हम प्रयुक्त करने लगते हैं, वैसे ही अधिकतम लोगों के द्वारा इस्तेमाल या बरतने जाने के कारण उसमें जो असुविधाएं होती हैं उनका निराकरण होने लगता है। रही बात उच्च शिक्षा में या शिक्षा के क्षेत्र में इस तकनीक के इस्तेमाल की बात और हिंदी को फैलाने की दृष्टि से, निश्चित रूप से हुआ है। बल्कि तकनीक का ही एक बड़ा कारण है कि आज जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता धीरे धीरे हिंदी की ओर प्रवृत्त हो रही है। अगर हम पिछले दौर में जाएं तो हिंदी को विस्तार देने के लिए भारतेंदु जैसे लोगों ने पत्रकारिता का सहारा लिया और आज स्थिति उलट गई है। आज स्थिति ये है कि पत्रकारिता अपने को विस्तार प्रदान करने के लिए हिंदी का सहारा ले रही है। इसका मतलब मीडिया और पत्रकारिता हिंदी के इस्तेमाल से अपने को फैलाने का अवसर प्राप्त कर रहा है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, नई तकनीक जब आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग होता है। विश्वविद्यालयों में इसका उपयोग हो रहा है और मैं विश्वविद्यालय की बात न भी करूं, तब अब जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, किसी पुस्तक को मैं किसी पुस्तकालय में देखता हूं तो नई तकनीक के आने से उसकी तत्काल तस्वीर उतारकर घर जाकर उस पर मैं पढ़ने का अवसर प्राप्त कर लेता हूं। ये तकनीक का कमाल है। या फिर डिजिटल क्रांति ने, चूंकि हिंदी की पुस्तकें डिजिटाइज फॉर्म में हमें अवेलेबल हो रही हैं, तो उससे बड़ा लाभ ये हो रहा है कि जो अध्येता हैं, जो शोधार्थी हैं, उन्होंने तकनीक के माध्यम से उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करना शुरू कर दिया है। तमाम अभिलेख अब उपलब्ध होने लगे हैं। इससे जो विश्वविद्यालय शोध है या उच्च अध्ययन है, उसमें प्रामाणिकता की संभावना बढ़ी है, उसके विस्तृत होने की संभावना बढ़ी है। एक संवाद जो मैं और आप यहाँ करते हैं वो तकनीक के कारण अधिकतम लोगों तक पहुँच पाया है। इसका ठीक प्रयोग, तकनीक का एकदम विशिष्ट प्रयोग जो ई पाठशालाएं चल रही हैं, वो इसके बड़े प्रयोग का बड़ा उदाहरण है, जहाँ एक व्यक्ति के वक्तव्य को रिकॉर्ड कर अधिकतम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इससे एक लाभ हुआ है कि एक विशेषज्ञ जो कम विद्यार्थियों तक पहले पहुंच पाता था, तकनीक के कारण उसकी पहुंच अधिकतम लोगों तक हो गई है। और इससे एक लाभ ये भी हुआ है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में तकनीक ने बहुत मदद की है। अग्रवाल साहब, अनिल जी ने मीडिया के संदर्भ में कुछ बातें कही और आप स्वयं भी बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं वर्षों तक मीडिया सेक्शन से जुड़ा रहा, पत्रकारिता सेक्शन से। ये जो बात अनिल जी ने उठाई है कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं, इन्होंने हिंदी के माध्यम से अपने को ही विस्तार दिया है। देखिए, जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के,
जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं जिनके अंग्रेज़ी के अखबार हैं, इन सब मीडिया चैनल्स को, अखबारों को हिंदी में अपने चैनल्स लाने पड़े, अखबार निकालने पड़े। क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे कहीं हिंदी के समृद्धि का भाव था या बाजार का असर था? उनके सामने विज्ञापन का एक इतना बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है, कहीं उसको पकड़ने की कोशिश थी? क्या क्या महसूस करते हैं आप कि इन व्यावसायिक और बाजारवादी शक्तियों ने हिंदी के विकास में कहीं अपनी कोई भूमिका, सकारात्मक नकारात्मक, किस रूप में डॉक्टर साहब, इस सवाल के दो जवाब होंगे जी। एक, सरकारी स्तर पर हमारे यहाँ जो काम हुआ है उसमें निश्चय ही हिंदी के संवर्धन का भाव रहा है। भारत की क्योंकि राजभाषा हिंदी हो गई तो सरकारों ने बराबर ये प्रयास किया है कि हिंदी का विकास हो। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इसी दिशा में किया गया एक सार्थक प्रयास है और उसने जितना काम किया है वो हमारे सामने है। लेकिन आप जहाँ दूसरे, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जी जी खोला गया, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता वाला, वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जिसने तकनीकी और जो हमारा मेडिकल शिक्षा, आयुर्विज्ञान की शिक्षा है वो भी हिंदी में देने की दिशा में वो भी काम शुरू किया, अभी शुरू हुआ, बड़ा काम है। और अभी अनिल जैन साहब जो बात कह रहे थे, मुझे वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इसलिए भी याद आ रहा था कि उन्होंने हिंदी का इतना बड़ा ई पुस्तकालय बनाया है। हिंदी समय, आज हिंदी समय जो उनकी वेबसाइट है उस पर आप हिंदी की अधिकांश कृतियों को पा सकते हैं। ये एक काम है। इन्होंने और भी बहुत सारी योजनाओं की चर्चा की, लेकिन इसी संदर्भ में वो विश्व हिंदी सम्मेलन है जी जी। लेकिन डॉक्टर पहले आपकी दूसरी बात हम कर लें, फिर हम उस पर भी आए। तो ये जो निजी चैनल्स ने, निजी प्रकाशकों ने, निजी प्रकाशन संस्थानों ने जो अपने सारी सामग्री को हिंदी में लाने का प्रयास किया, निश्चय ही उसके पीछे बाजार का बहुत बड़ा दबाव था। वे इतने बड़े हिंदी भाषी समुदाय के बाजार की उपेक्षा करके तो फल फूल नहीं सकते थे, तो उनकी नज़र तो निश्चित रूप से बाजार पर रही होगी। लेकिन उसकी परिणति हमारी भाषा के विकास में हुई, मेरी भाषा समृद्ध हुई। तो मुझे यहाँ बाजार को सामान्यतया हम जिस नकारात्मक अर्थ में देखते हैं उस अर्थ में देखने की जरूरत नहीं लगती है, और मुझे लगता है चलिए बाजार का ही दबाव सही। क्यों, जब मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो वहाँ भी हिंदी के विकास का भाव उतना नहीं है जितना कि एक बड़े बाजार पर नियंत्रण करने का भाव है। लेकिन दुनिया की दूसरी भाषाओं के साथ, चीनी के साथ भी ऐसा ही हुआ है और भाषाओं के साथ भी ऐसा हुआ है। तो हमारी भाषा बाजार की इन ताकतों के सहयोग से भी फल फूल रही है। और अगर आज दुनिया की सारी श्रेष्ठ सामग्री हमें अपनी भाषा में मिल रही है तो मुझे तो इस बात पर गर्व भी है और प्रसन्नता भी है। जैन साहब, जो बात अग्रवाल साहब उठा रहे हैं कि भाषा का विस्तार हुआ है, आंकड़ों की दृष्टि से हम बात करें तो हिंदी विश्व की लगभग अधिकतम, चीनी के बाद शायद नंबर 2 जो भाषा माने हम, जहां बोलने वालों की संख्या है। 1978 में पाठक संख्या की दृष्टि से हिंदी ने अंग्रेजी भाषा को पीछे किया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप हिंदी शिक्षण से जुड़े हुए रहे, कि ये विस्तार तो संख्यात्मक बहुत हो रहा है, लेकिन क्या अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं की तुलना में हिंदी रोजगार की दृष्टि से, या जो लोग हिंदी में पठन पाठन कर रहे हैं अपने विकास की दृष्टि से, क्या कहीं वो उसके समकक्ष आ पाए हैं? कहीं वो एक, जो कई बार हम कहते हैं ना कि आत्मग्लानि होती है हमें कि काश हम अंग्रेजी में पढ़े होते तो ये कर लेते, या इस तरह की बात होती। सब कुछ हिंदी भाषा में है, वो सक्षम भी है, उसमें इतनी बड़ी ताकत है, ज्ञान विज्ञान की सारी चीज़ों को अभिव्यक्त करने की ताकत है, हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ बनाई गई, पुस्तकें प्रकाशित की, सब कुछ है, समृद्ध साहित्य की परंपरा है। लेकिन यथार्थ के रूप में क्या हिंदी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने वाले, परीक्षाओं में बैठने वाले, नौकरियों में जाने वाले, क्या उस दूसरी भाषा की तुलना में? जो आपका कहना है इसके 2 आयाम है। एक आयाम तो इसका ये है कि ये मान लिया जाता है कि हिंदी अगर आपको आती है तो कहीं ना कहीं आप में किसी प्रकार का कोई कमजोरी का भाव तो नहीं आ जाता, हीनता का भाव तो नहीं आ जाता। मुझे लगता है इसका संबंध इस बात से अधिक है कि क्या आपको वाकई भाषा आती है। अगर आपको भाषा आती है तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती और कोई भी भाषा हो, और तो आप अपने आप को अभिव्यक्त करने में समर्थ होंगे। मुश्किल तब पैदा होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमें आती भी नहीं है और हम ये दावा भी करने लगते हैं कि हमें आती है। जिन लोगों को हिंदी आती है, कायदे से आती है, और आने का मेरा आशय साफ साफ ये है कि आपका जो प्रयुक्त शब्द भंडार है वो कितना बड़ा है। हम 1000 शब्दों में या 5000 शब्दों में अगर ज्ञान की विस्तृत बातें करना चाहते हैं तो निश्चय ही हमारे लिए हिंदी अपर्याप्त होगी। और ज्ञान के क्षेत्र में जैसे जैसे हम जाएंगे तो बारीक अभिव्यक्ति के लिए हमें उन शब्दों को चुनाव करना होगा जो हम नहीं करते हैं।
और इससे हम अपनी दुर्बलता को, अपने न पढ़ने की दुर्बलता को हम भाषा की दुर्बलता कहकर कहीं ना कहीं पेश करने लगते हैं। वरना कोई कारण नहीं है, जो अग्रवाल साहब ने भी इशारा किया, कि इस देश में 1000 वर्ष तक जो भाषा बाजार की भाषा रही हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अभिव्यक्त करने वाली भाषा रही हो, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली भाषा रही हो, लोगों के रोजमर्रा जिंदगी की भाषा रही हो, ज्ञान की भाषा रही हो, उस भाषा का शब्द सामर्थ्य ऐसा ना हो कि वो अधिकतम संदर्भों में काम आ सके। हम उससे कम परिचित हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो देश की परीक्षाएं हैं, अधिकतम परीक्षाएं हिंदी में संभव हैं, दी जा रही हैं, और जहाँ जहाँ इनसे हमें जुड़ने का अवसर मिलता है वहाँ हम ये पाते हैं कि बनिस्बत उस भाषा के जो आपको कम आती है, आप अगर उसमें अपने को अभिव्यक्त करते हैं तो कमज़ोर अभिव्यक्ति होती है। और जिस भाषा को आप जीते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसमें आप अपने आप को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, लिहाजा कामयाबी की संभावना भी बढ़ जाती है। तो हिंदी में भी मैं इस संभावना को बिल्कुल मानकर चलता हूँ, और देख रहा हूँ विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोगों के मन में जो हीनता ग्रंथि थी वो धीरे धीरे निकल रही है। और भाषा को लेकर अगर ये हीनता ग्रंथि निकल जाए तो सफल होने की संभावनाएं क्रमशः बढ़ती चली जाती है। डॉक्टर साहब, इसी बात में मैं एक छोटी सी बात और जोड़ लूँ। जो बात मैं पहले कह रहा था बाजार के विस्तार की बात, उस बाजार के विस्तार ने उन लोगों के लिए रोजगार की अपरिमित संभावनाएं आज पैदा की हैं जो हिंदी में निष्णात हैं। आप देखिए, अगर सारे चैनल्स हिंदी में आ गए हैं, अगर अंग्रेजी में छपने, चर्चित होने और लोकप्रिय होने वाली कोई भी किताब तुरंत हिंदी में आ जाती है, अगर हॉलीवुड की कोई भी फिल्म अपने रिलीज होने के साथ ही हिंदी के डब संस्करण में भी सामने आती है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जहां हिंदी जानने वालों को पर्याप्त रोजगार मिलता है। और विज्ञापन की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि वो जो हिंदी जानने की का हीन भाव था, वो केवल एक हमारी स्मृति में रह गया है। आज अच्छी हिंदी जानने वाले के लिए रोजगार। अग्रवाल साहब, एक सवाल और करूंगा। जब अनिल जी शब्द सामर्थ्य की बात करते हैं जी, कि हिंदी के पास इतनी बड़ी ताकत है, और चूंकि मीडिया से अपन तीनों ही किसी किसी रूप से जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल अपना जो युवावस्था है उम्र की दृष्टि से आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ बहुत लंबा जुड़ाव है। वो दौर था जिस समय हम भाषा की शुद्धता को लेकर के ये कहा करते थे कि भाषा सीखनी है, उच्चारण सीखना है, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार बुलेटिन को सुना जाए। अब जो स्थिति आ गई है, जिस तरह से दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके जिस तरह की भाषा परोसी जा रही है, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हैं, चाहे रेडियो टीवी चैनल्स हैं, आप क्या कहेंगे? ये कहीं भाषा के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास है, या इससे भाषा और कहीं समृद्ध हो रही है? क्योंकि अपनी उस मौलिकता को बचाना भी शायद जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, इस आज के संदर्भ में जिस तरह का प्रयोग हो रहा है, ये हिंदी के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है, या प्रकारांतर से हिंदी का विकास हो रहा है? डॉक्टर साहब, आपके इस प्रश्न के दो उत्तर मुझे देने की जरूरत लग रही है। पहली बात तो यह है कि जो आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्ष हैं, तब जब हम लोग अंग्रेजी से हिंदी की तरफ आ रहे थे, एक आम सोच ये था कि हिंदी में जो नई शब्दावली, खासतौर से पारिभाषिक शब्दावली बने, उस पारिभाषिक शब्दावली का आधार संस्कृत हो। और डॉक्टर रघुवीर का वो जो प्रख्यात कोश है, उसमें भी आप जिन शब्दों को याद करें, और बाद में जो उपहास के रूप में बहुत सारे शब्द लिए गए जो नहीं थे, उसमें थे नहीं, लेकिन वो एक जोर इस बात पर रहा कि हम सारी शब्दावली का निर्माण संस्कृत के आधार पर करें। धीरे धीरे हमें ये समझ विकसित हुई कि केवल संस्कृत के आधार पर नहीं, हमारा जो बहुत समृद्ध लोक है, उसकी भाषाओं को भी हम लाएं, और आज भाषा में एक सहजता बराबर आ रही है। ये तो एक बात है, और उसमें लोक के शब्द भी आ रहे हैं। अब जो दूसरी बात आती है वो ये कि आज का जो युग तकनीक का युग है, और तकनीक पश्चिम से आ रही है, और अब हमें ये भी समझ आ गई है कि हर चीज का अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। एक जमाना था जब आप साइकिल कहने के बजाय द्विचक्र वाहिनी, आप टेलीफोन कहने के बजाय दूरभाष या चलित दूरभाष जैसे शब्द काम में लेने लगे थे। लेकिन अब हमें समझ आ गई है कि अगर तकनीक आ रही है तो उसके साथ शब्द भी आए। ये एक बात, सब कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रचलन में आने से, उस जैसा क्रिकेट में LBW, अब मुझे ध्यान एक दौर था जब हम लोग शुरू में ये देखते थे मैचेस वगैरह, या
पग बाधा शब्द का प्रयोग होता है। हाँ मेरे ख्याल प्रयोग में था उस समय बहुत। हाँ ठीक है, तो ये संचार माध्यम है जो किसी भाषा को प्रचलन में लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपका क्लिष्टता या सरलता ये आपके प्रयोगों पर निर्भर करती है। नहीं वो और तो ठीक है ऐसा नहीं कि अखबारों की जो भाषा है, अखबारों में भी आप ये पा रहे होंगे कि प्रारंभ में जब अखबारों में एक सप्लीमेंट आने लगा तो उसकी भाषा जिस कदर हिंदी से दूर जाती हुई भाषा थी, उसमें पिछले वर्षों में मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, वो वापस हिंदी की ओर लौट रही है। जी, क्योंकि जी। धीरे और इस सिस्टम में तो अनिल जी अभी भी मुझे लग रहा है नहीं, कि मैं अक्सर अब तो शीर्षकों में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रारंभिक प्रयोग दौर होने से लगा। अगर आप तुलना करें तो आप पाएंगे आप पाएंगे कि कि बदलाव आ रहा है। अब तो टीचरों छप रहा है, यूनिवर्सिटियों छप रहा है, ये स्थिति नहीं नहीं इस बात को जैसे मैंने भी अपनी बहुत सारे भाषणों में उल्लेख भी किया है कि वो एक अजीब तरह की भाषा जिसमें हिंदी के केवल का की के हैं, बाकी सारी चीजें अंग्रेजी की हैं। वो मीडिया के एक वर्ग ने ये मान लिया है कि हमारा जो शहरी पाठक वर्ग है वो तो अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहता है, बोलचाल में भी वो हो रहा है। लेकिन मुझे अनिल जी की बात ठीक लग रही है कि अब वो जो उत्साह उनका उतना था वो अब कम हो रहा है, वो एक सहज स्वाभाविक भाषा की तरफ आ रहे हैं। संक्रमण के दौर में हम लोगों के मन में खास आकर्षण होता है जिसकी पहले से प्रतिष्ठा होती है उसको स्वीकार करने की। धीरे धीरे हम इस सच्चाई को समझने लगते हैं कि संक्रमण के दौर से उबर कर हमारा समाज किसमें अपने आप को बेहतर अभिव्यक्ति पाता है, अभिव्यक्त करते हुए पाता है, समझते हुए पाता है, तो हम उस भाषा की ओर बढ़ने लगते हैं। हाँ, ये जो आग्रह शैली पुस्तिका वगैरह के जो आग्रह थे वो क्षीण हुए हैं, पर प्रयोक्ताओं के द्वारा उसके पुनः प्रतिष्ठित होने की संभावना इसलिए मुझे अधिक लगती है कि ज्ञान के लिए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको पारिभाषिक प्रयुक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी और उसका काम आप दूसरी भाषा की पारिभाषिक प्रयुक्तियों से संज्ञाओं के संदर्भ में चला सकते हैं, वो सीमित संदर्भ है। पर आपको अपनी भाषा से ऐसे शब्द विकसित करने होंगे, अपनी आंचलिक भाषाओं से विकसित करने पड़ेंगे, अपनी निकटवर्ती भाषाओं से विकसित करने पड़ेंगे, और ये हो रहा है धीरे धीरे। अग्रवाल साहब, जो अनिल जी बात कर रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली जी, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा भी जुड़ाव रहा शब्दावली आयोग से, और वहाँ जो कुछ काम किया जा रहा है वो जिस तरह के अनुवाद निर्मित किए जा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा संदेह होता है कि वो बहुत अधिक प्रयोग में आ सकते हैं। तो उसमें क्या लगता है आपको कि जो ये सारे प्रयत्न किए गए और जो हिंदी ग्रंथ एकेडमीज बनी हैं हमारे अलग अलग राज्यों में, उन पर भी किसी न किसी रूप से ये दबाव या कहिए कि कानूनी जिम्मेदारी भी आई है कि वो उन पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करके उसके प्रकाशित करें। तो आज के इस दौर में क्या विशुद्ध उस तरह के हिंदी के प्रयोग जो बने हुए, क्या लगता है आपको कि बहुत लोग प्रचलन में आ पाएंगे वो उस तरह के? डॉक्टर साहब देखिए, भाषा कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि रातों रात वो प्रचलन में आ जाए, स्वीकार हो जाए। उसके लिए एक लंबा प्रयत्न करना पड़ता है। अगर सेक्रेटेरिएट के लिए सचिवालय चलन में आ गया या पार्लियामेंट के लिए संसद चलन में आ गया तो उसके चलन में आने में वर्षों लगे हैं। तो अगर पारिभाषिक शब्दावली में भी ये चीजें आ रही है, पाठ्य पुस्तकों में आ रही है, नई पीढ़ी उनको पढ़कर निकलेगी, तो 10, 15, 20 वर्षों में उनके परिणाम नजर आएंगे जैसा आ रहे हैं। और ये जो सारे काम हैं, मैं उन कामों को नकारने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, लेकिन किसी चमत्कार की उम्मीद भी मैं नहीं करता हूँ कि एक पारिभाषिक शब्दावली जारी हो गई और वो सीधे चलन में आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो अपने अपने स्तर पर काम हो रहे हैं, इन कामों का अपना महत्व है और वे अंततः हिंदी के प्रसार का रास्ता साफ कर रहे हैं और हिंदी को अधिक लोकप्रिय और समर्थ बनाने की भूमिका अदा कर रहे हैं। चलिए अनिल जी, हमारे अग्रवाल साहब बहुत आशावादी हैं कि जो सारे प्रयत्न हो रहे हैं ये हिंदी को किसी अच्छे मुकाम पर ले जाएंगे। आपका इतना लंबा जो अनुभव रहा शिक्षण का, आपको क्या लगता है कि जो भी चुनौतियां आने वाले समय में हिंदी के सामने हैं, चाहे वो आम प्रयोगों की दृष्टि से है, पाठ्य पुस्तकों की दृष्टि से है, रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से है, जितने भी संभावित क्षेत्र हो सकते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं और आप क्या अपेक्षाएं करते हैं कि हम कुछ ये करें तो शायद हिंदी को और आगे ले जाने में कुछ सफल हो सकते हैं? एक बात तो बहुत स्पष्ट है, बातचीत से भी स्पष्ट हो रही है और मैं ये मानता भी हूँ कि पहली बात, हमें अपने मन में जो हीन भाव या अपने परिवार में जो भाषा को लेकर हीन भाव अगर कहीं कोई है तो उसे निकालने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हमें इस दिशा में जो प्रयत्न हो रहे हैं और अधिक करने की आवश्यकता है, अनुदित पुस्तकें उपलब्ध कराएं। ज्ञान के क्षेत्र में अनुदित पुस्तकें जब उपलब्ध होने लगती हैं तो उसके प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ती है। एक बात ये और देखने की ज़रूरत है कि जब हम ये कहते हैं कि हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ेगा, तो एक बार हम बाज़ारों की तरफ जरूर नज़र डालें। बाज़ार ज़माने की नब्ज़ को बहुत जल्दी पहचानता है
और बाजार में हिंदी के प्रति रुझान बढ़ रहा है, इसके अब अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, वो साफ दिखलाई दे रहा है। तो जिसका लाभ जुड़ा हुआ है वो इस तथ्य को जानता है कि हिंदी से उसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हम जो ज्ञान के प्रयोक्ता लोग हैं, जो ज्ञान को फैलाने वाले लोग हैं, हमें इससे सहमत होना पड़ेगा। अग्रवाल साहब, अनिल जी ने अनुवाद की बात और छेड़ी है, हालांकि समय थोड़ा सीमित है अपने पास, तो संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि जो अनुवाद की बात की जा रही है, क्या ये अनुवाद, क्योंकि कई बार मैंने महसूस किया है, विशेषकर जब रिपोर्ट्स पढ़ते हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, तो वो अनुवाद इतना बोझिल, इतना नीरस, इतना उबाऊ या इतना क्लिष्ट होता है कि उसको समझने के लिए हमें फिर अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। तो इस अनुवाद के माध्यम से अपनी भाषा को हम कैसे बचा पाएंगे? डॉक्टर साहब, देखो, अनुवाद के कई सारे स्तर हैं, कई उसकी श्रेणियाँ हैं। खराब अनुवाद भी हैं, अच्छे अनुवाद भी हैं। और मुझे इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि मैंने खुद अनुवाद के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम किया है, तो मैं बराबर ये देख रहा हूँ कि अनुवाद का स्तर लगातार सुधरता जा रहा है। अब कुछ लोग जो बहुत घटिया अनुवाद करते हैं उसको हम मैं तो बहुत ही जो प्रतिष्ठित संस्थाओं की रिपोर्ट से उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, अब वो तो, देखिए, वो भी हम भी जानते हैं, तंत्र की अपनी जो मजबूरियां होती है, तकनीक की मदद लेकर जो अनुवाद किए जा रहे हैं, और तकनीक में भी दिक्कत है। डॉक्टर साहब, तकनीक में भी अगर आप गूगल ट्रांसलेट को भी देखें तो 5 साल पहले गूगल ट्रांसलेट जिस तरह का अनुवाद करके देता था, आज उसकी तुलना में बहुत बेहतर अनुवाद करके दे रहा है। लेकिन देखो, तकनीक तो कभी मनुष्य का विकल्प नहीं होगी, अंततः तो मनुष्य को ही काम करना पड़ेगा। और आज जो हिंदी में कृतियों के अनुवाद आ रहे हैं, मीडिया में आप जो चाहे वो अनुदित कार्यक्रम देख रहे हैं, यहाँ तक कि वो जो डिस्कवरी जैसे चैनल पर जो अनुदित कार्यक्रम, डब कार्यक्रम हम देखते हैं, उनकी भाषा कितनी सहज होने लगी है। तो आज बहुत सहज अनुवाद हमारे यहाँ। तो चलिए, अपनी चर्चा मुझे लगता है काफ़ी एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रही है। हिंदी को यदि हम इस रूप में देखें कि इसमें बहुत अपार क्षमताएं हैं, साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से, आम बोलचाल के प्रयोग के माध्यम से हिंदी अपनी इस पूरी समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम है, और कालांतर में एक राजभाषा के रूप में हिंदी विकसित हो सकेगी और आम जन की अभिव्यक्ति को वाणी दे पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग यहाँ स्टूडियो में आए और अपनी बात हमारे सामने रखी, विचार विमर्श किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।